नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है उसका जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित ये जो है हमारा 10वां क्लास है। इससे पहले हमने जो है 9 क्लास तक देख लिया है और हर क्लास जो है हमने मतलब एक वीडियो में 2-2 क्लास एक साथ बनाया है। तो जो लास्ट क्लास था वो 8 और 9 था और ये हमारा जो होने वाला है वो 10 और 11 नंबर का क्लास होने वाला है। और इसके साथ साथ हम RO का जो टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी और उसके साथ साथ साइंस को देख लिया है। इसके अलावा हिंदी का भी जो 2 टेस्ट सीरीज़ करा दिया है, तो आप लोग उसको देखिए, जितना अधिक से अधिक बार देख सकते हैं देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं और उसका व्याख्या भी किया गया है। बाकी अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से सर ने बताया है, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा आर्टिकल शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि जो स्वर्णिम त्रिभुज है उसमें कौन सा आर्टिकल शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा आर्टिकल 15 जो है वो शामिल नहीं है और 14, 19 और 21 ये जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है, क्या व्यक्ति के जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नहीं। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, एक मामला हुआ था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में, उसी समय जो है ये बात कहा गया था। अगला है, गर्भावस्था में लिंग परीक्षण अपराध है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किसमें। तो विजय शर्मा केस 2008 में। मतलब गर्भावस्था के दौरान आप लिंग का परीक्षण नहीं करा सकते कि लड़का या लड़की होने वाला है। ठीक है, ऐसा बात कहा गया था, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है तो अपराध है। ठीक है, और ये किस वाद में आया था, तो ये विजय शर्मा केस में आया था 2008 में। आगे हम लोग DPSP की बात कर लें तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से 51 तक है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये प्रवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 37 में। ठीक है। आगे अगर देख लें, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका वर्णन भाग 4 में किया गया है। ठीक है। और जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उद्देश्य है लोगों के कल्याण के लिए, यानी लोग कल्याणकारी राज्य की कल्पना कौन करता है, तो वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही करता है, आर्टिकल 38 के तहत। ठीक है। आगे देख लेते हैं, भाग 4 को सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, लोकतंत्र का प्रतीक कहा गया है। किसको, भाग 4 को सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र का प्रतीक कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, कौन सा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में जो एक वाद हुआ था, एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक बताया था। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वाद में या किस केस में जो है मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक कहा गया था, तो वो मिनर्वा मिल्स में। आगे देख लेते हैं 36, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा हम लोग जो मूल अधिकार पढ़े थे उसमें भी राज्य शब्द की परिभाषा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस आर्टिकल के तहत राज्य की परिभाषा दी गई थी। आगे हमारा हो गया है आर्टिकल 37, नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। ठीक है, वाद योग नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेंगी। कहने का मतलब है कि इसके द्वारा बनाई गई नीति को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है या किसी स्थान पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। फिर भी ये सब ना होने के बावजूद भी जो राज्य है, जैसे क्या क्या नीति बनानी है उसके बारे में ध्यान रखेगी। मतलब इसमें जो नीति निर्देशक तत्व में बात लिखे गए हैं इसको ध्यान में रखकर, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो अगर सरकार ना दे तो ये नहीं कि आप चैलेंज कर देंगे, लेकिन सरकार बनाते समय ये ध्यान रखेगी कि गरीबों को क्या क्या चाहिए या भारत में जो भी पिछड़े तबके के लोग हैं उनको क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से जो है उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट जो है उपलब्ध कराएगी। ठीक है।
आगे हम लोग 38 नंबर देख लेते हैं। इस प्रकार राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कौन कौन से ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोगों का कल्याण हो सके, मतलब लोक कल्याण जो है स्थापित हो सके। अगला हमारा है 39 नंबर, ठीक है। इसमें निम्न बात है, कौन कौन से बातें देख लेते हैं। पहला तो है कि सभी स्त्री और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने के अवसर, मतलब जीवन जीने के लिए पुरुष और स्त्रियों को जो है अधिकार दिए गए हैं। अगला है राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे अधिकतम लोगों को हित हो। जैसे कोई भी चीज़ हो गया, जल हो गया या भूमि हो गया, कोई भी चीज़, तो सरकार इस प्रकार से आवंटित करेगी कि लोगों को जो है अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। या नहर हो गया, कुछ भी हो गया। आगे देख लेते हैं, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा, मतलब जो आर्थिक संसाधन है वो एक ही जगह ना हो, उस पर भी रोक लगाएगा। मतलब जो आर्थिक संसाधन कोई भी हो, ठीक है, जो इनकम के सोर्स होंगे उनका केंद्रीकरण, यानी कि उन पे किसी विशेष व्यक्ति या एकत्रित होकर सिर्फ एक ही लोग जो है लाभ उठाएं, तो उससे जो है राज्य क्या करेगा, रोक लगाएगा। आगे अगर इसी में देख लें तो सभी स्त्रियों को, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये नहीं कि जो है स्त्री कोई काम कर रही है और पुरुष भी उसी जगह पे काम कर रहा है, दोनों लोग का जो लेबर हो रहा है वो सेम पड़ रहा है, लेकिन पुरुष को 500 और स्त्री को 300 नहीं, दोनों को समान कार्य है तो फिर समान वेतन देना होगा। दोनों को जैसे 500 रुपये का काम पुरुष को कर रहा है तो 500 मिल रहा है, वैसे ही स्त्री को 500 देना होगा। नोट में कहा गया है कि आर्टिकल 39A, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा निःशुल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है, फ्री लीगल एड, है ना, एडवाइस की बात कर रहा है, यहाँ पर देने की बात की गई है, ठीक है। अगला है प्रभावी कब हुआ, 1987 के एक्ट, ठीक है, नलसा, इसकी स्थापना 9 नवंबर को हुई थी, बाकी डेट कौन सा था, 1987, ठीक है, जो सन था 1987। राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण यानी नलसा की स्थापना कब हुई थी, 1987 9 नवंबर, ठीक है। आगे अगर इसी में बढ़ के देखें तो 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस, ठीक है। आर्टिकल 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ना जाने कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि ग्राम पंचायत से संबंधित गठन का बात कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल 40 में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा भी जो है आर्टिकल 40 से ही संबंधित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के समय जो है यह बात कही गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 1993 में लागू हुआ था और ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, और ये भाग कितने में है, तो अगर बात कर लें तो ये भाग 9 में है, ठीक है, कितने में है, भाग 9 में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया था ये त्रिस्तरीय पहली बार सुझाव दिया था, और किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। और ये लागू कब से हुआ था, तो 57 में सुझाव आया था और 59 में इसको पहली बार नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेकिन इसके बाद में इसमें कई सुझाव हुए और पूर्णतः जाके लागू कब हुआ था, 1993 में। आगे 41 नंबर देख लेते हैं, सभी लोगों को शिक्षा, काम और लोक सहायता, जो आर्टिकल 41 है, तो सभी लोगों को शिक्षा, काम और लोक सहायता दी जाएगी। राज्य बेकारी, बीमारों, बुजुर्गों तथा निःशक्तों को लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, ठीक है। मतलब जो बेरोजगार घूम रहे हैं या बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, निःशक्त हैं, ठीक है, इन लोगों को जो है सहायता उपलब्ध करवाएगी सरकार, ठीक है। 42 नंबर हो जाता है प्रसूति सहायता, ठीक है, क्या, प्रसूति सहायता की बात की गई है। और इसके बाद से 43 भी हो जाता है सरकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देना, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। 97 जो संविधान संशोधन हुआ था, भाग 9B, ठीक है, 200
243 ZH से 243 ZT, इसमें जो है सहकारी समितियों की बात की गई है। ठीक है, किसकी? सहकारी समिति। और वर्तमान में सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो अमित शाह जी हैं, ध्यान रखिएगा। आगे 44 नंबर देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता यानी सिविल कोड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। सभी के लिए विवाह, तलाक, गोद तथा उत्तराधिकार नियम एक जैसे होंगे दीवानी मामले के अंतर्गत। ठीक है, और पहली बार कहाँ पर लागू हुआ सिविल कोड? तो ये गोवा में लागू हुआ, ध्यान रखिएगा। आगे इसी में देख लें तो आर्टिकल जो हमारा 45 हो जाता है। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए, कितने? 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करने वाला है। ठीक है, मतलब 6 वर्ष से जिनकी आयु कम होगी, ध्यान रखिएगा, उनके लिए राज्य क्या करेगा? प्राथमिक शिक्षा तथा उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। जबकि अनुच्छेद 21(1) जो है ये 6 से 14 वर्ष की बात करता है। आर्टिकल 47 देख लें। पोषण युक्त भोजन, कौन सा? पोषण युक्त भोजन, मादक पदार्थों के सेवन पर क्या होगा? रोक होगा। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 48 देख लें। गौवध पर रोक, किस पे? गौवध पर रोक होगा। कृषि और पशुपालन इसकी बात की गई है। ठीक है, 48A हमारा जो हो जाता है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य पर्यावरण, ध्यान रखिएगा, राज्य पर्यावरण एवं संवर्धन तथा संरक्षण की बात करेगा एवं वन्य जीव की रक्षा। वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं आर्टिकल 49 राज्य राष्ट्रीय स्तर। देखिए जो 49 नंबर है ये हमारे धरोहर से यानी स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करेगा। जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, ठीक है, लाल किला हो गया, तो इन सभी का जो है गवर्नमेंट क्या करेगी? संरक्षण करेगी, देखभाल करेगी। ठीक है, अगला आर्टिकल 50 हो जाता है। राज्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग कर देगी। ठीक है, यानी 50-50 की बात, 50 कार्यपालिका 50 न्यायपालिका, एक एग्जाम्पल है। बाकी इसका सही जो है वो यही होगा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, तो आर्टिकल 50। अब देख लेते हैं सरकार। ठीक है, सरकार में 3 अंग हैं, कौन कौन सी है? तो देखिए व्यवस्थापिका हो गया, ठीक है, इसके अलावा कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का उसे लागू करवाना यानी क्रियान्वयन कराना। और न्यायपालिका क्या होता है? जांच करना। अब आर्टिकल 51 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये भी कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल 51 हो जाता है। अब नोट के तौर पे देख लेते हैं कि आर्टिकल जो 51 है भारत के विदेशी नीति का यही जो है आधार है। अब DPSP के लिए किन्होंने क्या महत्वपूर्ण कथन कहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए प्रोफेसर KT शाह ने DPSP एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो दे चाहे तो ना दे, ऐसा कहा गया। सर आइवर जैनिसर ने कहा है, ठीक है, इन्होंने DPSP को पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है DPSP के बाद में मूल कर्तव्य और भाग 4 ये और 51 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रारंभ में 0 था, लेकिन देख लेते हैं फंडामेंटल जो राइट्स है राज्य यह नहीं करेगा, जबकि DPSP राज्य यह करेगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है ये नागरिक का कर्तव्य है। तीनों में यही अंतर है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है वो राज्य नहीं करेगा, ठीक है, जबकि DPSP ये राज्य करेगा और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये नागरिक करेंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 के द्वारा, ठीक है, इसको लाया गया और किसकी सिफारिश पर? तो देखिए कई बार पूछा हुआ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया। ठीक है, और ये मूल संविधान में नहीं था, हमने अभी ऊपर ही बताया। इसको ग्रहण कहाँ से किया गया? USSR, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ, रूस से। और प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक है, 11वां कब लाया गया? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। ध्यान रखिएगा, शिक्षा से संबंधित बात की गई है। इसमें भी देख लेते हैं, पहला हमारा दिया हुआ है एंथम, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, सम्मान। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्कि किसका है? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के सम्मान का उल्लेख किया गया है। अगला हमारा है, ठीक है,
स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्श। ठीक, फिर हमारा अगला हो जाता है एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने वाला। ये सरकाट्री का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर हमारा डी हो जाएगा देश की रक्षा। ठीक है, और ई हो जाएगा समानता और समान बंधुत्व की बात की गई है। एफ में हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक संस्कृति और गौरव। ये सामाजिक हो जाएगा, ना कि सामाजिक, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा समझें। जबकि जो हमारा जी हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। और अगला हो जाएगा एच, जो हो जाएगा ये हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवतावाद। ठीक है, अगला देख लेते हैं आई नंबर, देख लेते हैं इनकम, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना होगा। ये सब ड्यूटी मानव के मतलब व्यक्तियों की है, जो भारत में रह रहे हैं उनकी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ड्यूटी मतलब आपको करना होगा। ठीक है, और अगला है ज्वाइंट एक्टिविटी, सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर। और जो हमारा के नंबर है नॉलेज, माता पिता का कर्तव्य होगा। ये कई बार पूछा हुआ है। माता पिता का कर्तव्य है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दें। यही जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जोड़ा गया था सन 2002 में। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या होता है। मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर किसी प्रकार की सज़ा का प्रावधान नहीं किया गया। भैया जैसे आप लोग रोड पे कूड़ा फेंक देते हैं, अब दायित्व है कि साफ़ सफाई रखें, तो मान लीजिए कर ही दिए हैं तो ऐसा नहीं है सज़ा हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स पूरा आपको दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद में डीपीएसपी में आपको सारा लाभ गवर्नमेंट देती है, तो कम से कम एक ड्यूटी जो है वो नागरिकों को निभा लेना चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कहा गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत नामक शब्द का उल्लेख नहीं है। किसका? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ लेगा राष्ट्रीय गीत का है उल्लेख या नहीं, तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग भाग 5 संघ की तरफ चलते हैं। ठीक है, भाग 5 संघ 52 से 151 सबसे बड़ा। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो भाग होने वाला वो यही है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, पीएम, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में है और इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, फिर हमारा 53 नंबर है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति यानी सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हमारा आर्टिकल 54 है निर्वाचक मंडल। ठीक है, और 55 नंबर है कि निर्वाचक विधन, विधि या फिर रीति। अच्छा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा लोकसभा प्लस राज्यसभा के, ठीक है, इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली, ठीक है, पांडुचेरी, इनके भी सदस्य जो हैं निर्वाचित भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य या मनोनीत सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। आगे 55 नंबर इनके निर्वाचन की विधि, ठीक है, या रीति। और 56 में क्या दिया हुआ है? कार्यकाल। ठीक है, 57 में है कि मतलब एक ही व्यक्ति कितनी बार रह सकता है, तो कितनी भी बार रह सकता है, ध्यान रखिएगा। और जो राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र बनने के लिए होनी चाहिए वो 55, अधिकतम जो आयु है तो अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है संविधान में। ठीक है, 58 नंबर है कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे कि 35 वर्ष हो, ठीक है, दिवालिया, पागल ना हो, यही सब बात कही गई है। उसके बाद 59 नंबर में है इसकी शर्तें। ठीक है, और 60 नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है जो हमारा अनुसूची 3 है उसमें नहीं दिया गया है शपथ, तो ये कहाँ पर दिया गया है? ये अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, अगला है इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, आर्टिकल 61। ठीक है, महाभियोग, ये कैसी प्रक्रिया है? तो कभी भी पूछ ले तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब देख लेते हैं कार्यपालिका, प्रेसिडेंट एंड पीएम। देखिए वास्तविक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। आगे इसी में देख लेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो, अभी हमने बताया। उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद नहीं है तो कौन कौन लाभ का पद नहीं होता है भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति नहीं होता, उपराष्ट्रपति नहीं होता, राज्यपाल और उसके साथ साथ मंत्री नहीं होता है। एलएस का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, यानी लोकसभा की
जो सदस्य है उसका निर्वाचन रखने की योग्यता रखता हो। ठीक है। अब 54 नंबर में देख लेते हैं कि इनके निर्वाचक मंडल जो है आर्टिकल 54। ठीक है। निर्वाचन में कौन होगा? एमपी इलेक्टेड। ठीक है। एमपी लोकसभा और राज्यसभा के, इसका मतलब हो गया निर्वाचित। ठीक है। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। अगला है इलेक्टेड एमएलए यानी निर्वाचित राज्य के विधानसभा के सदस्य जो है भाग लेंगे। तो देखिए जो भाग लेंगे उन पर हम टिक कर देंगे, नहीं तो आगे जाके टिक लगा देंगे। अगला है 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य को भी शामिल किया गया है। कितना? 70 नंबर के जो संविधान संशोधन है। आगे अगर इसमें बात कर ले तो देखिए इसका जो निर्वाचन विधि है वो आर्टिकल 55 में दिया गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुप्त मतदान होगा। कैसा होगा? गुप्त मतदान होगा। आगे देख लेते हैं। जो राज्यसभा में एमपी का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है एवं खुला मतदान होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि होती है, जिसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। दोनों निर्वाचक मंडल में होंगे, ध्यान रखिएगा, और दोनों अलग अलग होंगे। अगर बात कर लें वोट वैल्यू की तो एमपी जो इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए होते हैं, ठीक है, एक एमएलए के वोट की बात करें तो राज्य की जितनी जनसंख्या होगी 1971 के अनुसार ऐसा कार्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राज्य की जनसंख्या बटे राज्य में कुल निर्वाचित एमएलए। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक मोटा 20 करोड़ जनसंख्या है, तो राज्य की कुल जनसंख्या जितने वोटिंग करने वाले हैं, ठीक है, और राज्य में कुल निर्वाचित एमएलए, तो निर्वाचित एमएलए मान लीजिए कितने हैं, तो यहाँ पर 403, ठीक है, 403, ध्यान रखिएगा। तो इनको और डिवाइडेड बाई 1000 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें सर ने वही बात समझाई है। आगे देख लेते हैं एमएलए, ये वही पूरा टोटल निकाला हुआ है सभी एमएलए का। ठीक है। वोट वैल्यू ऐसे ही सभी जो एमपी हैं उनको भी सभी एमएलए वोट प्लस सांसद के निर्वाचित एमपी, ठीक है, तो उनका निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं 16वां राष्ट्रपति चुनाव संसद। ठीक है, कौन? 16वां राष्ट्रपति चुनाव संसद प्लस विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए, ये पूरा दिया हुआ है स्ट्रक्चर के रूप में, तो इसमें कोई हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में कितने हैं तो ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कुल 543 सांसद सभा सीट है और 233 राज्यसभा। ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती हैं तो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 सीट राज्यसभा में हो सकती हैं, जबकि 550 सीट कहाँ हो सकती है तो 550 संसद में, जबकि अभी तक 552 था, लेकिन अब दो जो एंग्लो इंडियन होते थे उनको हटा दिया गया है। अब देखिए अधिकतम वोट वैल्यू यूपी के, ठीक है, एक एमएलए का कितना है 208, और न्यूनतम किसका है? सिक्किम का। एक एमएलए बराबर कितना मत मूल्य है तो 7। सभी राज्य, ठीक है, माइनस एमएलए, तो ये 5.43 लाख होता है। तो ये आंकड़ा हमको नहीं ध्यान रखना है क्योंकि हमसे नहीं पूछा जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं चुनाव के बारे में। तो 18 जुलाई 2022 को हुआ। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा। देखिए महाभियोग की बात कर लें तो ये 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 61 जो हमारा आर्टिकल है उसमें है आधार संविधान का उल्लंघन, प्रस्ताव कुल सदस्य का 1/4 समर्थन देना होगा और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होगा। ठीक है। और दोनों सदनों में ध्यान रखिएगा 2/3 बहुमत से, यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित दूसरे सदन में, ठीक है, तो ही राष्ट्रपति इस्तीफा देगा। और यह कैसी प्रक्रिया है तो हमने बताया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। राष्ट्रपति के हटने के 6 मंथ में चुनाव कराना जो है अनिवार्य होगा। ठीक है। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं तो इसकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट या प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, आर्टिकल 75(1) में है। महान्यायवादी, ठीक है, इसकी बात कर ले तो ये किस में है? आर्टिकल 76 में। CAG 148 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कितने में हो जाएगा? 124 और हाई कोर्ट 217 में। राज्यपाल 155 में है। UPSC के अध्यक्ष प्लस सदस्य 315 में। चुनाव आयोग 324 में। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, ठीक है,
आयोग जो है वो कितने में, 338 में है। NCST, ठीक है, NCST ये कितने में है, तो ये हमारा हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 338 से, ठीक है। आगे बात कर ले तो जो OBC है, ठीक है, अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वो कितने में, 338B में है। वित्त आयोग 280 में। संसद 17 आहूत 17 वसान, ठीक है। लोकसभा भंग, राष्ट्रपति, ये सब किस में है, तो ये सब जो है 85 में है। और 17 स्थगन, ठीक है, इसका पावर सदन के अध्यक्ष को होता है, ध्यान रखिएगा। 17 आहूत 17 वसान और लोकसभा को भंग करने का पावर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 85 में है, जबकि स्थगन करने का काम किसके पास में है, तो अध्यक्ष के पास। धन विधेयक को अनुमति देना आर्टिकल 109 में, संयुक्त बैठक 108 में, ठीक है। और बात कर ले विधेयक पर अनुमति, तो ये बिल जो है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, में आर्टिकल 111, ठीक है। और सिग्नेचर, रिजेक्ट, पुनर्विचार और उसके अलावा पॉकेट वीटो। अब अध्यादेश की बात कर लें तो अध्यादेश जो हमारा हो जाता है वो आर्टिकल 123 में, और ये अस्थायी कानून है। इसके बाद में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी क्षमादान, ये आर्टिकल 72 में है। देखिए क्षमादान के संदर्भ में जो है सज़ा अवधि कम करना, सज़ा को माफ़ करना, इसके अलावा, ठीक है, मृत्युदंड एवं माफ़, मार्शल ला माफ़, ये दोनों केवल राष्ट्रपति कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी ऊपर का जो है ये राज्यपाल से भी संबंधित है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है किसमें, तो आर्टिकल 143 में। आगे है राष्ट्रपति का शपथ, ये आर्टिकल 60 में है। संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण कौन दिलाएगा, तो ये CJI, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो दिलाएंगे। आगे देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 फर्स्ट राष्ट्रपति और 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, 1954 में इनको पहली बार भारत रत्न दिया गया, ठीक है। और इन्हीं की याद में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, पद पर इनकी मृत्यु होने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 67 से 69। आगे BB गिरी हैं, ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। एकमात्र जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान। आगे देख लेते हैं नीलम संजीव रेड्डी, ये जो है एकमात्र निर्विरोध है जो है राष्ट्रपति रहे 1977 से 82 तक। और पॉकेट वीटो का यूज करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। फर्स्ट महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी 2007 से 12। रामनाथ कोविंद, ठीक है, 2017 से 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति और ये बिहार के राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मुख्य न्यायाधीश रहे, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारा है द्रौपदी मुर्मू जी, 25 जुलाई 2022 से अब तक जो चल इस समय वर्तमान में है, ठीक है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और सेकंड महिला, ध्यान रखिएगा, पहली कौन है, प्रतिभा देवी पाटिल जी। झारखंड फर्स्ट महिला राज्यपाल, मयूरभंजन उड़ीसा जन्मस्थान इनका है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली एकमात्र राष्ट्रपति। इनकी जनजाति कौन सी है, संथाल है। और इनको शपथ कौन दिलाया था, जस्टिस NV रामन्ना ने, ठीक है। आगे देख लें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं या मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, मतलब ये 2 लोग जो है बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो है क्लास नंबर 10 था। आगे हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल 63 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और आर्टिकल 64 में कहा गया कि जो विधान परिषद, ठीक है, सॉरी, इसमें जो BP का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा, यहाँ BP नहीं आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। और उसको उपराष्ट्रपति का वेतन न देके राज्यसभा के सभापति का ही वेतन दिया जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा।
आगे दिया हुआ है कि आर्टिकल 66 में इसका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष एवं गुप्त होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, आगे हमारा 69 नंबर हो जाता है शपथ। ठीक है, तो शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी योग्यता की बात करते हैं तो 35 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा में MP बनने की योग्यता रखता हो। अगला बात कर ले, कार्यकाल इसका कितना होना चाहिए, 5 वर्ष। चुनाव के लिए इसके चुनाव में कितने होने चाहिए, तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 जो है अनुमोदक होने चाहिए। निर्वाचक मंडल, संसद के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत। ठीक है, वेतन इसका 4 लाख पर मंथ होने वाला है और 5 लाख रुपए किसका होता है, राष्ट्रपति का। इसको हटाना अनिवार्य रूप से शुरुआत राज्यसभा से 14 दिन पूर्व इसको भी सूचना देनी होगी और बहुमत कुल सदस्य का 50+1 पास होने के बाद में सेकेंड हाउस में यानी लोकसभा में साधारण बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और ये 2 बार रहे। इसके अलावा हामिद अंसारी भी 2 बार रहे। वेंकैया नायडू 2017 से 22 तक। और वर्तमान में कौन है, 16वें नंबर के जगदीप धनखड़ जी हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी राजस्थान के झुंझुनू जिला से रहने वाले हैं। यहाँ पर उनका पूरा दिया हुआ है बायोडाटा कि जगदीप धनखड़ झुंझुनू राजस्थान के, पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। मानग्रेट अलवा को इन्होंने हराया था, 182 वोट मिले थे और 528 वोट यानी 74% मतदान हुआ था। अब हम देख लेते हैं मंत्रिपरिषद। देखिए, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, तो जिसका प्रमुख लोकसभा में बहुमत दल का नेता, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, और यह सलाह जो है बाध्यकारी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम 75 नंबर का आर्टिकल देख लें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी और लोकसभा में बहुमत दल का नेता जिसको जो होगा। ठीक है, अगला हमारा 75 का 2 है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। और 75(3) को देख ले तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ध्यान रखिएगा। जो मंत्रिपरिषद होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। 75 का 5 देख ले, अगर मंत्री या प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे पद ग्रहण के 6 माह के भीतर सदस्य बनाना होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है ये भी देखना है। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। कैबिनेट मंत्री के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों का छोटा समूह है, ध्यान रखिएगा। देखिए, कैबिनेट मंत्री ये जो है समान में प्रथम, ठीक है। और उसके बाद राज्य मंत्री, जहाँ विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं है वहाँ का प्रमुख, और राज्य मंत्री या उप मंत्री ये मंत्रिपरिषद यानी मिनिस्ट्री के प्रमुख होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में था, तो नहीं, वर्तमान में है। ठीक है, प्रारंभ में कैबिनेट शब्द का नहीं था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात को, ठीक है, लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति को शर्त में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मंत्रिपरिषद का आकार मूल संविधान में नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसका आकार तय किया गया और लोकसभा में कुल सदस्य के 15% तक मैक्सिमम हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल कितने होने चाहिए, तो 10% होने चाहिए, CM सहित। आगे अगर बात कर लें तो देखिए, इसमें दिया हुआ मंत्रिपरिषद, ठीक है, यानी विभाग की बात कर लें तो देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा विभाग निर्धारित किया जाता है और इस्तीफा प्रधानमंत्री के मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नोट इसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 78, ठीक है, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच क्या है, योजक कड़ी है, ये आर्टिकल 78 में कहा गया है। अब प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। यह वास्तविक प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति और शपथ कौन, तो राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और फर्स्ट एमंग इक्वल यानी लॉर्ड मार्ले ने जो है फर्स्ट एमंग इक्वल कहा था। अगला है, प्रधानमंत्री कौन कौन सी संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो पहला तो नीति आयोग का हो जाता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का हो जाता है। इसके अलावा CSIR इसका भी जो है अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसकी जो महानिदेशक हैं वो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। स्थापना 1942 को हुई थी और जो नल्ला थेल्वी कलाई सेल्वी हैं ये पहली महिला हेड हैं किसकी, CSIR की।
आगे भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित बात कर लें तो जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका था, लगभग 16 साल 9 महीने 12 दिन तक। पंचशील समझौता भी इन्होंने 1954 में किया था, ध्यान रखिएगा। और पहले उप प्रधानमंत्री की बात कर लें तो सरदार पटेल जी थे और गृह मंत्री भी थे, ठीक है। सेकंड प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था और ताशकंद समझौता 1966 में जब ये करने गए थे उसी समय इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इसके बाद में फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा था। और प्लस उसमें क्या? जय अनुसंधान जब जोड़ दिया गया तो ये नरेंद्र मोदी जी का हो गया, ठीक है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में था। थर्ड पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी थी 1966 से 77 तक और 1980 से 84 तक। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में आया था। और बांग्लादेश 1971 में जो है स्वतंत्र हुआ था। और सिक्किम को 22वां राज्य 1975 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है करके मिलाया गया था। अगले हमारे थे मोरारजी देसाई। देखिए 1977 से 79 तक थे। ये उप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में 300A जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। और त्यागपत्र देने वाले, ध्यान रखिएगा, त्यागपत्र देने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। और सबसे बुजुर्ग भी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। आगे हम बात करें राजीव गांधी की तो 1984 से 89 तक सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और 52वां संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल कानून, और इसके अलावा, ठीक है, जो 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की उम्र 21 से 18 की गई थी, ये इनके ही समय में आई थी। और अनुसूची 10 में दल बदल संबंधित बात की गई है। इसके बाद में हमारे हो जाते हैं विश्व प्रताप सिंह, बीपी सिंह जिनको कहते हैं, 1989 से 90 तक। मंडल आयोग इन्हीं के समय में आया था, ध्यान रखिएगा। सिफारिश जो है लागू कब से की गई थी? तो 1990 से। और अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव 1951 से 96 तक, 1991 से 96 तक। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 इन्हीं के समय में आया था। इसके बाद में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, वित्त मंत्री उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। आगे देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 3 बार प्रधानमंत्री। 6 अप्रैल 1980 बीजेपी की स्थापना। मेरी कविताएं ये इनकी है। 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया। और 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21 से, ठीक है। कार्यकाल सबसे छोटा इनका कितना रहा? तो 13 दिन का रहा। आगे देख लेते हैं इंद्र कुमार गुजराल, ये 1997-98 में आए थे। गुजराल सिद्धांत, पड़ोसियों से कैसे संबंध। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 2 बार प्रधानमंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री 1951 में। चेंजिंग इंडिया, ठीक है, बुक किसकी है? मनमोहन सिंह जी के हैं। इसके बाद में नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से 15वें प्रधानमंत्री। इनकी बुक कौन सी है? एग्जाम वॉरियर्स, ऑटोबायोग्राफी ज्योतिपुंज। और सर्वोच्च सम्मान फिजी, पलाऊ, मिस्र, ग्रीस, फ्रांस, पपुआ न्यू गिनी 2023 में, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री में सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। उप प्रधानमंत्री का जो पद है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। आगे अगर इसमें बस ये हमारा जो है ये इतना इम्पोर्टेंट था, तो हमने जो है ये एक एक करके देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्लास जो है 10th और 11th था। कौन सा था? 10th और 11th था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्लास कौन सा था? तो ये हमारा क्लास 10th प्लस 11th था। और इसको आप लोग देखिएगा, जो भी इसमें त्रुटि होगी बताइएगा। ये कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, उसी का जो है कराया जा रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ उसको ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।